नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नवाज मोदी मीटिंग मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए साबित होगी संग मील। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जताई उम्मीद। रमजान समर फेस्टिवल में एडवेंचर सरगर्मियों पर मरकूज की जाएगी खुसूसी तवज्जो। वजीर सियाहत का बयान, 21 जून से शुरू होगा फेस्टिवल। और कश्मीरी मूसीकी के फरोग के लिए उसे यूनिवर्सलाइज करने की जरूरत। मारूफ गुलकार धनंजय पॉल की ईटीवी से खास बातचीत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक मरकज वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुई मीटिंग का खैर मकदम किया है। वो श्रीनगर में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक इजलास से खिताब करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि यह मीटिंग दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए संग मील साबित होगी। रिलेशन अच्छी बात हुई, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई है दिल्ली में, और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये मुलाकात आगे चलेगी और जितने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसाइल हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दफा 370 को हटाने की मांग को लेकर जम्मू में शिवसेना कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि कुछ मकामी सियासी जमातें सियासी मकासद के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो इस दफा को खत्म करने के लिए इक़दाम करें। 370 को जाना चाहिए। 66 वर्ष हम लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार घटक दल थे, सब में राय नहीं बनी। श्रीमान मोदी जी अब तो बहुमत के अंदर दिल्ली बैठे हुए हैं और शिवसेना जो आपको यहां बोल रही है वो भी आपके साथ है। अब उसको तोड़ने के अंदर आपको एतराज क्या है? पीएमओ ऑफिस में भाषण कर रहा है और बाद में अपनी भूल को स्वीकार कर रहा है। पीएमओ ऑफिस स्पष्ट करे कि यहां के जम्मू कश्मीर के मंत्री ने कहा मुझे खेद है। अरे किस बात का खेद है? 66 साल खेद नहीं हुआ। उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद का कहना है कि दफा 370 पर एक करारदाद पास करने के लिए असेंबली का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जाना चाहिए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इंजीनियर रशीद ने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को एक खत रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडर दफा 370 पर सियासत कर रहे हैं और अमली तौर पर दफा 370 की मुकम्मल बहाली पर दोनों पार्टियों ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। वज़ीर आला साहब को एज लीडर ऑफ द हाउस चिट्ठी लिख दी कि आप अगर वाकई सीरियस हैं कि अटानवी जो है वो बहाल हो और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो कश्मीरियों के जज्बात का खिलवाड़ न करे, तो उसका कानूनी तरीका यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब लीडर ऑफ द हाउस हैं। मैंने उनको चिट्ठी लिखी है कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे असेंबली का 1 दिन या 2 दिन का सेशन बुला लें जिसमें आप 370 पर डिबेट कर लें। दफा 370 हटाने का इख्तियार रियासती असेंबली को है और ये असेंबली अगर एक करारदाद कश्मीरियों के जज्बात को मद्देनजर रखकर पास कर ले कि हमें 370 हटाना भूल जाओ, आप जो खुदमुख्तारी हमें हासिल थी आईन हिंद में 370 की रूह से उसको मुकम्मल तौर से बहाल कीजिए, वरना आपका और हमारा इलाका खत्म हो सकता है। तो उससे दिल्ली को एक स्ट्रांग मैसेज आएगा और अब दफा 370 की पूरी बहाली के सिवा दिल्ली के पास कोई चारा बचेगा ही नहीं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सूबाई सदर देवेंद्र राणा ने दफा 370 हटाने की हामी तमाम सियासी जमातों को खुले मुबाहिसे की दावत दी है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राणा ने कहा कि इस दफा को हटाने की मांग करने वाली तमाम जमातें गलत बयानी कर रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में एक जानकारी मुहिम शुरू करेगी। उनका कहना था कि वो लोगों को वाकिफ कराएंगे कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 नहीं हटाई जा सकती है। Position of the National Conference is the position that is stated in the Constitution of India. There are certain myths and realities about the Article 370. We are all open for a debate and we invite whosoever wants to get into a debate from any political party or any other organization on the Article 370.
نیشنل کانفرنس کارکنوں نے گاندربل میں ضلع صدر عبدالرحمان کی قیادت میں احتجاج کیا۔ احتجاج دفعہ 370 کو ہٹانے کے حوالے سے بی جے پی کے وزیر کے بیان کے خلاف کیا گیا۔ احتجاجیوں نے بی جے پی مخالف نعرے بازی کی۔ شوپیاں سانحے کی 5ویں برسی کے موقع پر مرحوم آسیہ اور نیلوفر کے لواحقین کی جانب سے نالہ رمبیارہ کے کنارے بیٹھ کر انوکھا احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرین میں نیلوفر کا 6 سالہ بیٹا سوزین بھی تھا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 5 برسوں سے جہاں انصاف کی تلاش میں ہر جگہ گئے، وہیں اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیشنوں اور سی بی آئی نے اس سلسلے میں صحیح رپورٹ نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ انصاف سے محروم ہے۔ 2009 میں اسی روز قصبہ شوپیاں کی 2 خواتین شام کے وقت پراسرار طور پر لاپتہ ہوئی تھیں اور دوسرے روز 30 مئی کو دونوں کی لاشیں نالہ رمبیارہ کے کنارے پائی گئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد ضلع شوپیاں میں 2 ماہ تک زبردست احتجاجی مظاہرے اور ہڑتال رہی تھی۔ وقت ہو گیا ہے کہ آج تک ہم نے پورے انٹرنیشنل جہاں پہ انڈین ٹریبونل کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ایجنسی ہے اور خاص کر کے انڈیا کو چھوڑ کے دنیا کی جو جتنی بھی ایجنسی ہے انہوں نے ہم کو بہت سارا ہیلپ کیا ہے۔ دیکھو کنن پوش پورا، جگسوت پورا، بدر پائن، جتنے بھی رومانہ جاوید، جتنے بھی سارے کیسز کشمیر میں ہوئے ہیں اور کسی کا بھی ابھی تک انویسٹیگیشن کسی بھی حد تک کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ جو ہمارے بیٹے اور وہ اس کی بہن ہے وہ ہمارے سے جدا گئے۔ اور دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں انصاف کی ضرورت ہے۔ 2009 میں پیش آئے شوپیان سانحے کی اگرچہ سی بی آئی تحقیقات میں ڈراؤننگ بتائی گئی ہے، لیکن 5 سال گزر جانے کے باوجود بھی آسیہ اور نیلوفر کے لواحقین انصاف کے منتظر ہیں۔ بلال خان، ETV نیوز، شوپیان۔ ادھر بدھ کی رات سب ڈسٹرکٹ اسپتال پٹن بارامولہ میں مریم نامی ایک حاملہ خاتون کی موت کے خلاف لوگوں نے زبردست احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا الزام تھا کہ خاتون کی موت ڈاکٹروں کی لاپرواہی کے سبب ہوئی ہے۔ احتجاجیوں نے کافی دیر تک سری نگر بارامولہ شاہراہ کو بند کیا۔ مہلوکہ کے شوہر کا کہنا ہے کہ انہوں نے مریم کو بدھ کی صبح 8 بجے اسپتال پہنچایا، تاہم شام 4 بجے تک کسی نے ان کا علاج نہیں کیا۔ مریم کی موت کی خبر پھیلتے ہی علاقے زنگم پٹم میں صف ماتم بچھ گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ ادھر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز نے بی ایم او پٹم کو معطل کر کے جانچ کا حکم دیا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ سیاحت کے وزیر غلام احمد میر کا کہنا ہے کہ رواں سال جون کے مہینے میں منعقد ہونے والے سمر فیسٹیول کے دوران ایڈونچر ایکٹیویٹیز کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ جی ایم ایئر سری نگر میں ہوٹل مالکان اور ٹور آپریٹر سے میٹنگ کرنے سے پہلے میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ وزیر سیاحت نے کہا کہ سمر فیسٹیول 21 جون سے شروع ہو کر 29 جون تک جاری رہے گا۔ 29 جون تک وادی کشمیر میں، اس میں ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں ایکٹیویٹیز کچھ دوسرے طریقے لیے۔ اس سال کا جو سمر فیسٹیول ہے 1 ہفتے کا، وہ ہم ایڈونچر ایکٹیویٹیز میں انوالو کر رہے ہیں اور اس میں ایڈونچر ایکٹیویٹیز کا ہی ایک شیڈول ہم نے پورے ہفتے بھر کا بنایا ہے۔ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو پہلے یہاں کشمیر میں نہیں ہوتی تھی۔ ایشیا کی سب سے بڑی اور شہرہ آفاق جھیل وولر میں سیاحتی سرگرمیوں کو ایک نئی جہت دینے کے لیے محکمہ سیاحت اور ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے ایک مشترکہ لاہی عمل ترتیب دیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس مشترکہ لاہی عمل سے کشمیر کے سیاحتی شعبے میں ایک اور اہم باب کا اضافہ ہوگا۔ پیش بانڈی پورہ سے ہمارے نمائندے سعید کی یہ خاص رپورٹ۔ جھیل وولر کے کنارے آباد گاؤں لانگ ریشی پورہ سے جب ڈائریکٹر آف ٹورزم طلعت پرویز اور ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر شاہ فیصل ضلع آفیسرز کی ایک بڑی ٹیم کے ہمراہ وولر کے بیچوں بیچ موجود تاریخی اہمیت کے حامل ضلع کی طرف بڑھے تو علاقے کے لوگ بھی کشتیوں میں سوار ہو کر اس کاروان کا حصہ بن گئے۔ کھلکھلاتی دھوپ اور سہانے موسم میں وولر میں سیاحتی سرگرمیاں شروع کرنے کے حوالے سے راہیں تلاش کرنے کی غرض سے اقدام کیا جا رہا ہے۔ زینلاک پہنچ کر نہ صرف اس تاریخی جزیرے کی شان رفتہ بحال کرنے پر غور و خوض کیا گیا بلکہ متعلقین کے ساتھ بھی علاقے میں سیاحتی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے تعاون طلب کیا گیا۔
डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म तलत परवेज और डीसी बांडीपुरा डॉक्टर शाह फैसल ने वुलर के बीचों बीच ईटीवी को उन इक़दामात से आगाह किया जो कि वुलर में सयाहती सरगर्मियां शुरू करने के लिए उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारी गई खत्म अक्सर बेरोजगारी की अक्सर वजह कि सान माज बागस में गरीबी पन रोजगार पूरे कमाई जज सब गुजारिश करो को पता है कि एक तारीखी जगह है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे अभी तक उस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। इस वक्त जो इनिशिएटिव टूरिज्म डिपार्टमेंट ले रहा है, वुलर वाले ले रहे हैं, हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये इनिशिएटिव काफी आगे तक जाएगा यहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटीज को अच्छे से डेवलप करने के लिए। और स्कूल को हम डेवलप करना चाहते हैं, बोटिंग को डेवलप करना चाहते हैं, और इसकी जो पेरिफेरी में गिरदनवा में जो टूरिस्ट विलेजेस हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, सदरकोट पाइन है, उसको हम चेस्टेड विलेज की शक्ल में मार्केट में पोजीशन करना चाहते हैं। और जो वोटलब का जो गांव हमारा है उसको हम फिशरीज विलेज की शक्ल में पोजीशन करेंगे। और जो हमारा लांकेशीपुरा है उसको डीसी साहब ने यहाँ नाम दिया है बैक वाटर्स ऑफ कश्मीर, तो बैक वाटर्स ऑफ कश्मीर के नाम से उनको पॉपुलर करना चाहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द वुलर में सयाहती सीजन न सिर्फ अपने पूरे शबाब पर होगा बल्कि उस झील की शान रफ्ता भी बहाल हो जाएगी जो कि अपने वजूद को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रहा है। टीवी न्यूज़ बांडीपुरा। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। गति इलाके में कायम महकमा एनिमल हस्बेंड्री का फर्स्ट एड सेंटर एक खस्ता हाल इमारत में चल रहा है। ये इमारत किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है। सेंटर में तैनात मुलाजमीन का कहना है कि ये इमारत किराए पर ली गई है और मुताल्लिकीन मसले को हल करने की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उधर चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर कठवा डॉक्टर सुरजीत कुमार का कहना है कि गुत्थी के फर्स्ट एड सेंटर को बहुत जल्द एक नई और महफूज इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। जिला उधमपुर के गारियनधंस इलाके में दरियाए तवी पर पुल न होने से लोगों खासतौर पर तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों को नहर पार करने के लिए एक ट्रॉली ब्रिज का सहारा लेना पड़ता है जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इलाके के 8 देहात को पुल न होने के सबब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इलाके के तलबा रोजाना अपने जान पर खेल कर स्कूल पहुंचते हैं। लोगों की मांग है कि गारियनधंस में इस ट्रॉली ब्रिज की मरम्मत की जाए और एक फुट ब्रिज तामीर किया जाए। जिला अस्पताल किश्तवाड़ में डॉक्टर और दीगर अमले की कमी से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में ईएनटी और गायनेकोलॉजिस्ट समेत डॉक्टरों की 20 और दीगर अमले की 45 असामियां खाली हैं। वाज़ेह है कि जिला अस्पताल किश्तवाड़ में न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि डोडा और दीगर अजला से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अस्पताल में सालाना 2,50,000 मरीज इलाज के लिए आते हैं। ताहम अमले की कमी से न सिर्फ मरीजों बल्कि अस्पताल में मौजूद अमले को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिला पुलवामा के काकीपुरा इलाके में बिजली और आपाशी के अलावा पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने पुलवामा से निगर शाहराह पर धरना देकर कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल करके रख दी। मुजाहिरीन का मानना है कि उनका इलाका गुज़िश्ता कई रोज से जहां बिजली सप्लाई से बिल्कुल महरूम है, वहीं इलाके में पीने के पानी की भी काफी किल्लत पाई जाती है। जबकि धान की पनीरी लगाने के इस मौसम में खेतों में आपाशी की सहूलियात भी मैसर न होने से उन्हें मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। औरतें सड़क पर आई है, गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देता है इसके लिए। हमने जब इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने पूछा, वो बोलते आज लिखेंगे चिट्ठी, कल लिखेंगे चिट्ठी, कोई मसला हल नहीं होता है। जब सड़क पर हम आते हैं तब मसला हमारा हल होता है। उधर दमहाल हाजीपुरा कोलगाम के अलाई महल्ले की खवातीन ईडी की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज किया और कोलगाम दमहाल हाजीपुरा रोड ट्रैफिक की नकलो हरकत रोक दी। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि उनका महला गुज़िश्ता कई माह से बिजली से महरूम है और इस सिलसिले में इंतजामिया बिलखुसूस महकमे पीडीडी कुछ भी करने से कासिर है। पीडीपी के यूथ लीडरान ने उमर अब्दुल्ला सरकार को हर महाज पर नाकाम करार दिया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन लीडरान ने कहा कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और कारकर्दगी के सबब रियासत के लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले असेंबली इंतखाबात में पीडीपी बड़ी ताकत बन के उभरेगी।
इलेक्शन आने वाली है और पब्लिक सब जानती है कि इस गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया, कितने नए ट्रांसफार्मर लगाए, कितने ट्रांसफार्मर को अपग्रेड किया और कौन से नए स्कीम्स लाए। सेंटर से बहुत से फंड मिल रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है ये गवर्नमेंट, अपने घर बन रही है, अपने चहेतों को लाभ दे रहे हैं। अनंतनाग के मटन आकुरा रिसीविंग स्टेशन में मेंबर असेंबली बिजबहड़ा अब्दुर्रहमान वीरी की मौजूदगी में 4 मेगावाट बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया। इस तरह से इलाके दशनीपुरा के कई इलाकों की देरीना मांग पूरी हो गई। वाज़ेह है कि इससे कबल इलाके में बिजली के गैर शेड्यूल कटौती और नामुनासिब सप्लाई की वजह से कई बार लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जबकि ETV ने भी इस हवाले से कई बार खबर भी नश्र की थी। महकमा रूरल डेवलपमेंट जिला कुलगाम और हल्का इंतखाब कुलगाम के MLA के इश्तराक से भारत निर्माल अभियान स्कीम के तहत तकरीबन 225 अफराद में चेकें तकसीम की गई। इस मौके पर MLA कुलगाम MY तारेगामी मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम के मौके पर MLA मौसूफ और ACD कुलगाम ने लोगों से अपील की कि वो इस स्कीम से इस्तेफादा करके अपने आस पास के माहौल को साफ रखें। वो अगर अपनी ज़मीर से ये अपील करें कि उनका ज़मीर क्या कहता है, कि उनके ये तामीर करने से जो और लोग होते हैं, जहाँ जिन जिन गाँवों से इन दरियाओं का फ्लो होता है वहाँ बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो इनको ख़त्म करें और अपने सहनों में, अपने घरों में, अपनी ज़मीन पर गड़ा खोदे और ये जो रूरल सैनिटेशन के वसादत के जो स्कीम हमें मिली है उस वजह से अपने वजीर बराए एनिमल और शिप हस्बेंड्री नजीर अहमद गुरेजी ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी है कि अद्वियात की खरीदारी के लिए एक पॉलिसी वज़ा की जाए। गुरेजी श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मीटिंग में एनिमल और शिप हस्बेंड्री महकमे के मजमूई कामकाज का जायजा लिया गया। खान साहब बडगाम में पॉलीथीन मुखालिफ रैली निकाली गई। इस रैली में खासी तादाद में तलबा ने शिरकत की। तलबा पॉलीथीन के इस्तेमाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। SDM खान साहब फारूक अहमद डार ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वादी के पहले बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर परवेज रसूल ने बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया में उनके इंतखाब पर खुशी का इजहार किया है। परवेज का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वो बांग्लादेश में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और अपनी रियासत का नाम मजीद रोशन करेंगे। ETV नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ एक खास बातचीत में परवेज रसूल ने कहा कि वादी के नौजवानों को अपना लोहा मनवाने के लिए सख्त मेहनत दरकार है, जबकि उन्होंने यहां पर खेलों के बुनियादी ढांचे की मजबूती पर फिर एक बार सवालिया निशान लगाया। वक्त मौजूद है कश्मीर के उभरते हुए क्रिकेटर परवेज रसूल। परवेज, आपका खैर। थैंक यू। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि अभी आपकी सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए फिर एक बार हुई है और फिर एक बार आपने अपना लोहा मनवाया है, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी? पहले तो अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ कि फिर से मैं इंडियन टीम में आ गया। तो काफ़ी अच्छा सीज़न रहा हमारा ये। द फर्स्ट टाइम हमने क्वालिफाई किया। क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर ने रिप्रेजेंट किया और क्वार्टर फाइनल्स में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मैच में मेरी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड 100 एंड टू 5 विकेट्स। तो मैं मैन ऑफ द मैच रहा उस मैच में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी जिस तरह से आपकी सिलेक्शन हुई है, तो अभी आप बांग्लादेश के लिए सिलेक्ट हुए हो, तो क्या तवक्कात कर रहे हैं आप? चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अभी हमने अच्छा सीजन चल रहा था मेरा, तो काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो रिसेंटली IPL में भी आपको चांस मिला था, तो खाली एक मैच में आपको खिलाया गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या आपके हौसले से थोड़ा पास नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जो प्रोफेशनल होता है तो वो अपना काम एक्चुअली पूरा अपना 100% देता है, क्योंकि बाकी तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर होता है। एक्चुअली
16 प्लेयर्स होते हैं, तो खेलना 11 को ही होता है। बाकी अपना काम है, जो अच्छा प्लेयर होता है या जो अच्छा करके आया होता है वो अपना काम करता है, पूरा 100% देता है। तो कोई मैसेज हमारे यूथ के लिए? यूथ के लिए तो हमेशा मेरी यही मैसेज होती है कि हमेशा हार्ड वर्क करो, और यहाँ पे तो हमको ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमी है। अगर बाहर हम 100% देते तो यहाँ पे हम लोग को 110% देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ वगैरह लड़कों को खुद करना पड़ेगा। जैसे फिटनेस वगैरह के जितने भी इश्यूज़ है, हमारे पास कोई ऐसा अच्छा ट्रेनर नहीं है हमारे पास, या फिजियो नहीं है कोई जो क्वालिफाइड फिजियो हो, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। चलिए परवेज ईटीवी को टाइम दिया, इसका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मारूफ गुलकार धनंजय कौल का कहना है कि कश्मीरी मौसीकी को फरोग देने के लिए इसे यूनिवर्सलाइज करने की जरूरत है। धनंजय कौल न सिर्फ गुलकारी की दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं, बल्कि वो तबला बजाने में भी महारत रखते हैं। कौल जम्मू में ईटीवी के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, आप देखिए खास बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। नाजरीन सलाम व आदाब। आज हमारे साथ हैं कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मायनौज गुलकार धनंजय कौल। धनंजय जी, आपका खैर मकदम। शुक्रिया, थैंक्स। धनंजय जी, मौसीकी की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? मेरी पैदाइश कश्मीर में एक जगह है मानसबल सफ़ापुर, वहाँ हुई, और मेरे वालिद साहब पंडित शांति कौल एक बहुत बड़ी शख्सियत थे वो, और तो उनकी वजह से मैं मौसीकी की दुनिया में मैंने कदम रखा और उनसे तरबियत लेना शुरू की, और फिर वो सिलसिला बढ़ता गया क्योंकि घर में उस तरह का माहौल था। धनंजय जी, आप तबला नवाज भी बहुत अच्छे हैं, इस बारे में रोशनी डालें कि कौन से उस्ताद रहे हैं आपके तबला नवाजी में? हाँ, तबला में पहले सुनता था, मेरे वालिद साहब भी थोड़ा सा बजाते थे, सिखाते भी थे, और फिर हमारे श्रीनगर में जो रेडियो कश्मीर श्रीनगर है, वहाँ एक आर्टिस्ट आए, उस्ताद हशमत अली खान साहब, तो उनसे फिर मैंने बाकायदा तबले की तरबियत ली करीब 3 साल। तो वो घराना, हिंदुस्तान में कई घराने हैं तबले के खासकर, तो वो एक अजराड़ा घराना है, तो उनसे फिर मैंने सीखा। तो वो तबला में एक पैशन है मेरे लिए, मैं अभी भी बजाता हूँ और रियाज करता हूँ अपनी खुशी के लिए। जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकी म्यूजिक है और सूफियाना है और लाइट है, इन तीन में अंतर क्या है, यानी फर्क क्या है इन तीनों में क्या है? मैं ज़ाती तौर से मैं ये समझता हूँ कि सूफियाना को जिस तरह से यहाँ हिंदुस्तान में लोगों ने बड़े गलत पर्सपेक्टिव में समझा है, जैसे हमारे हिंदुस्तानी संगीत की जो बुनियाद है वो राग है, और राग बजाते खुद एक सूफी चीज़ है। उस तरह से जैसे गुलाम अली साहब ने एक बार बोला कि सुर लगना ही सूफियाना है, तो इसमें कोई ऐसा कोई अलग चीज़ें नहीं है। लेकिन सूफियाना कलाम और सूफी गायकी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि सूफियाना गाना वो है जिसमें कलाम औलिया किराम का हो और दरवेशों का कलाम हो। वो जब आप गाएं राग में, क्योंकि उसकी गायकी भी वैसी होनी चाहिए, आप किसी सूफी कलाम को पॉप में नहीं गा सकते, तो उसको जब आप राग में गाएंगे तो वो एक उसका एक खूबसूरत एक बनता है, और वो सूफी गायकी के हवाले से हम उसको कह सकते हैं भाई ये एक सूफियाना अंदाज है। बाकी जो हमारी मौसीकी है वो सब एक ही है, उसकी बुनियाद एक ही है। कश्मीरी को लेके, कश्मीरी म्यूजिक को लेके उसके हवाले से आप बताएं, उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, उसमें क्लासिकल जो मौसीकी है उसमें मतलब उसको अडॉप्ट करने के लिए कुछ इकदाम कर रहे हैं? मैं ज़ाती तौर पे बहुत कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से पिछले रफली 20 साल से, कि हमारी कश्मीरी मौसीकी जो है, ये मैं पहले भी कई दफ़े कह चुका हूँ शायद आपके चैनल पे भी, कि जब बाहर जाते हैं तो उतना रीच, उतनी ऑडियंस को हम नहीं पहुँच पाते। उसकी वजह है कि उसमें जब तक नहीं एक यूनिवर्सल एडेप्टेबिलिटी हो तब तक आप नहीं पहुँच सकते। अब जैसे मसलन राजस्थान का लोक संगीत है, फोक म्यूज़िक जो है वहाँ का, और वहाँ के जो कलाकार हैं वो पूरी दुनिया में गाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक यूनिवर्सल अप्रोच उसको दिया है
تال کے روپ سے، راگ کو لے کے، باقی چیزوں کو یا آواز کے انداز کو لے کے، اور ان کے پروموٹرز بھی ہیں. تو کشمیری موسیقی میں اس طرح کی چیز کرنے کی بہت ضرورت ہے. اب جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے، ہمارا کشمیری موسیقی ہے وہ راگ بیسڈ ہے، جو مقام ہے وہاں کے، لیکن اس کو ایک یونیورسل ایک اپروچ دینے کی ضرورت ہے، تب وہ ایکسیپٹ ہوگا. دھننجے جی، آپ مجھے بتائیے کہ آج کل کی مصروفیات کہاں ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ آپ اسٹیٹس جا رہے ہیں گانے کے لیے. میں جون میں جاؤں گا. یہ قریب 2 مہینے کا کانسرٹ ٹور ہے، اور اس کے بیچ میں پاناما بھی جانا ہے مجھے. تو جو اسٹیٹس میں جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے کہ وہ ایک کشمیری اوورسیز ایسوسیشن، اس میں نے اس سال ان کو تھیم ایک دیا ہے کہ میں جو کشمیری صوفی کلام ہے اس پہ میں لیکچرز کروں گا. صوفی شاعری اور اس کا گانا کیسا ہونا چاہیے. تو گائکی کے بھی وہاں پہ پروگرام وغیرہ ہیں؟ ہاں، گائکی کے ہی ہیں یہ لیکچر ڈیمونسٹریشنز. اس پہ میں، کیونکہ میں نے ان کو بولا کہ یہ میرا ایک شعبہ ہے اور اس میں ہی میں کروں گا، میں کانٹمپریری نہیں کروں گا. اپنی ریاست کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں میوزک کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے؟ ہاں، میں یہی جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کشمیری، جس طرح سے میں پنجابی یا باقی اردو صوفی گاتا ہوں، کشمیری کو بھی میں ویسے ہی گاتا ہوں. اور وہ کیونکہ لینگویج اس ٹائم کوئی بیریئر نہیں ہے پوری دنیا میں، تو کشمیری کلام ہو، ہمارا صوفی کلام ہو، لیکن گائکی اس کی یونیورسل ہو، ایک اس میں وہ انداز ہو اور اس کو پوری دنیا میں لوگ سنیں. یہ اور مجھے اس میں تھوڑی بہت کامیابی ملی بھی کہ جب میں مثلا میں کہیں گجرات میں گا رہا تھا پچھلے مہینے، تو مجھے آڈینس میں کسی نے بولا کہ ذرا کوئی کشمیری صوفی کلام سنائیں، اور میں نے وہ گایا. بالکل اس کو ایک وہ رنگ دیا، اس میں اس کی اپنی جو کشمیریت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں ایک وہ چیز اس کا ایک دائرہ تھوڑا وسیع کیا، تاکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو سنیں اور اس کو انجوائے کریں. جی، بہت سال پہلے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے دینا ناتھ نادم صاحب کا، سرگی دینا ناتھ نادم صاحب کا بہت اچھا کلام گایا تھا. گیاونا سننا گو مکان بلند پل تھوڑا سا گنگنائیں ہمارے لیے. وہ اصلی ایک بڑا اس میں ایک جوش ہے، کیونکہ وہ نادم صاحب کی نظم ہے، بڑی مشہور نظم ہے جو انہوں نے 1947 کے مومنٹ میں لکھی تھی، اور وہ اس کی ایک یونیورسل اپیل ہے اس میں، اور ہر وقت میں، خاص کر اس دور میں، وہ بالکل ہی اس کی جو امپورٹنس ہے وہ آج بھی ویسی اس کی 1947 میں لکھی گئی نظم آج کل کے دور کے ساتھ بھی بالکل میچ کرتی ہے. اور جو انہوں نے اس وقت دیکھا، جو پولیٹیکل سچویشن تھی اور جو باقی حالات تھے، وہ آج بھی ویسے ہی، تو وہ ریلیونس اس کی آج بھی بالکل ریلیونٹ ہے ایون ٹوڈے.